हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज सीए पायल श्रीमाल फ्रॉम पेनोरमिक एजुकेशन। हम कर रहे हैं 46 डेज का एंगेजमेंट स्टैंडर्ड चैलेंज। आज है उसका डे 43 और आज का टॉपिक है एसए 620। 600 की सीरीज में जहां ऑडिटर अलग अलग लोगों के काम को यूज करके अपना सबूत इकट्ठा करता है या हेल्प लेता है ऑडिट में, एसए 620 में वो यूज करता है अपना खुद का एक्सपर्ट। Now in SA 500 we've already referred to management expert। भैया मैनेजमेंट एक्सपर्ट अलग होता है और ऑडिटर का रखा हुआ एक्सपर्ट अलग होता है। मैं आपको जबरदस्त मेथड से उसके पूरे प्रोसीजर को आज सिखाने वाली हूं। एक बात तो कॉमन है, ना तो मैनेजमेंट का एक्सपर्ट अकाउंटिंग ऑडिटिंग की फील्ड का हो सकता था और ना ही हमारा एक्सपर्ट हो सकता है। तो होता क्या है ना कि एक्सटर्नल ऑडिटर यूज करता है अपना खुद का रखा हुआ एक एक्सपर्ट ऑडिट में उसकी मदद करने के लिए। अब ऑडिट में किन चीजों में हमें मदद चाहिए हो सकती है? बिल्कुल सेम उन्हीं जगहों पे जहां पे मैनेजमेंट को एफएस बनाने में हेल्प चाहिए थी, हमें चेक करने में हेल्प चाहिए। जैसे कि फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग, ज्वेलरी खोटी है कि खरी है, और आर्ट में तो 4 छींटे डाल के भी 2 करोड़ का बता देते हो उसको, तो हमें वैल्यूएशन नहीं समझ आता। इसके अलावा इंश्योरेंस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स जैसी चीजों में एक्चुरियल कैलकुलेशन चेक करना, और तो और रिजर्व्स, कभी हमसे कहते हैं ऑयल, कभी हमसे कहते हैं गैस की रिजर्व्स चेक करने। अब मुझे क्या पता कि ऑयल एंड गैस की रिजर्व्स की वैल्यू क्या आएगी। फिर प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट वाले स्टैंडर्ड में हम देखते हैं एनवायरमेंट लायबिलिटी, साइट क्लीनअप कॉस्ट, 10 साल बाद मुझे जाकर के उस साइट को संतुलित करना है तो उसका आज क्या कॉस्टिंग होगा, उसकी पूरी वैल्यूएशन। ये अलग अलग कानून तो हम पढ़ते हैं अपनी किताबों में, लेकिन बहुत सारे डिफिकल्ट लॉज का इंटरप्रिटेशन। इसके अलावा टैक्स के रिलेटेड इश्यूज। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा हमारा ही करिकुलम है, यानी ये सब बातें हम लोग पढ़ते ही हैं एफएम के अंदर में। एम्प्लॉय बेनिफिट ये सब हमारे आता ही है एफआर के अंदर में। इसके अलावा कॉस्टिंग के अंदर में ये सारी बातें हम करते ही हैं, लॉ में ये बातें करते हैं और टैक्सेशन में भी ये बातें करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि ये सारी की सारी चीजों में से केवल एफआर एंड ऑडिट, ये 2 ऐसी फील्ड्स हैं जिसके हम मास्टर्स हैं। उसके अलावा और भी लोग हैं जो हमसे ज्यादा होशियार हो सकते हैं, इसलिए हम उनका काम यूज कर सकते हैं इन सब चीजों में हमको हेल्प करने के लिए। बट कितना भी तू एक एक्सपर्ट का काम यूज कर ले भाई, ओपिनियन के लिए तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले की ही रहने वाली है। सो यू विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ओपिनियन। अब मैं आपको बताती हूं कि इस इंसान का जो हमें काम चेक करना है उसके लिए हम लोग प्रोसीजर क्या फॉलो करने वाले हैं। तो देखो, प्रोसीजर के अंदर कुल मिला के 6 स्टेप्स आने वाले हैं। स्टेप नंबर 1, ये पता लगाना कि क्या मुझे एक्सपर्ट की आवश्यकता भी है कि नहीं और किन मुद्दों में आवश्यकता है। अब आप देखोगे ना तो मैटर्स में इन लोगों ने मजाक कर दिया है, जितने भी ऑडिट के स्टेप्स होते हैं सारे लिख दिए और बोले कहीं पे भी तुमको हेल्प की जरूरत हो सकती है। जैसे स्टेप 1 क्या होता है, एंटिटी, एनवायरमेंट और इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग। फिर हम लोग रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट गिनते हैं ताकि हम लोग रिस्पॉन्स तैयार कर सके, जो या तो हम लोग ओवरऑल रिस्पॉन्स तैयार करते हैं या फिर हम लोग फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स करते हैं असर्शन लेवल पर। और फिर सबूत इकट्ठा करके ओपिनियन ही तो देते हैं। यानी मस्ती कर दी इन्होंने हमारे साथ, बोले ऑडिट के किसी भी पड़ाव पे आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। पर किन मुद्दों को ध्यान में रखोगे आप while finally deciding कि क्या मैं एक एक्सपर्ट को यूज करूं भी या न करूं। देखिए, बहुत इजीली आप ये सोच सकते हैं कि क्या मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया था, मुद्दा खतरनाक होगा तभी मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट एक्सपर्ट यूज किया होगा, और हो सकता है फिर मुझे भी एक्सपर्ट यूज करने की जरूरत पड़े। इसके अलावा नेचर, सिग्निफिकेंस एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मैटर, अगर मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है तो मुझे एक्सपर्ट यूज करना पड़ सकता है। रिस्की मैटर है, ऑडिट प्रोसीजर्स जो मैं करने वाली हूं आर वेरी 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 डिफिकल्ट टू डू, तो वहां पे मुझे एक्सपर्ट की जरूरत पड़ सकती है। और अगर दूसरे सोर्स से, दूसरे संसाधन से सबूत मिल जाएगा तो क्यों यूज करूं आखिर मैं एक्सपर्ट को। तो ये सारे कंसिडरेशंस मुझे करने हैं। नाउ फाइनली, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग दिस डिसीजन, अगर मैनेजमेंट ने एक्सपर्ट यूज कराए तो क्या मैं एक्सपर्ट यूज करूं। तो देखो, मैनेजमेंट का एक्सपर्ट कितना तगड़ा है ना, उस पे ये बात डिपेंड करेगी। यानी मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम का नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव देख लो। इफ ये खतरनाक है तो मुझे एक्सपर्ट रखना पड़ेगा।
मैनेजमेंट ने उस बंदे को एम्प्लॉय बना के रखा है या एंगेज किया है। देखो गाइस, एम्प्लॉय होता है ना तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, तो उसका काम चेक करना पड़ेगा, आपको भी एक्सपर्ट रखना पड़ेगा। बट अगर एंगेज रहता है तो थोड़ा इंडिपेंडेंट रहता है एंटिटी से, इसलिए उसका काम हम लोग विश्वास कर सकते हैं। मैनेजमेंट ने उसके काम को कितना इन्फ्लुएंस किया है, जितना ज्यादा इन्फ्लुएंस किया है उतना मुझे एक इंडिपेंडेंट पर्सन रख के उसका काम चेक करना पड़ेगा। ऑल्सो मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की खुद की क्या कॉम्पिटेंस और कैपेबिलिटी है, ये जरूर मुझे देख लेनी चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटेंट पर्सन है तो मैं उसका करा कराया काम यूज कर सकती हूँ, वरना मुझे एक्सपर्ट रखना पड़ेगा। ऑल्सो क्या टेक्निकल प्रोफेशनल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स उसको लग रहे हैं, अगर लग रहे हैं और एंटिटी के कंट्रोल्स भी उस पर लग रहे हैं तो उसने काम अच्छा किया होगा। ये सेम आंसर ऑलरेडी हम ऐसे 500 में पढ़ चुके हैं। स्टेप नंबर 1 का आंसर मान लेते हैं यही आ गया कि हाँ एक बहुत गंभीर मुद्दा है जहां मुझे एक्सपर्ट को यूज करना पड़ा, वरना मेरा तो स्टैंडर्ड यहीं खत्म हो जाएगा। तो स्टेप 2 पे आने के लिए मुझे मानना पड़ेगा कि हमने एक्सपर्ट को यूज किया है। तो अब जब मैं एक्सपर्ट को यूज करती हूं तो मैं 3 चीजें टेस्ट करूंगी, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इस एक्सपर्ट की। अगर ये पर्सन कॉम्पिटेंट, कैपेबल दोनों है कि नहीं, और ये बंदा कहीं मैनेजमेंट के चंगुल के अंदर फंसा हुआ तो नहीं, तो मुझे उसकी ऑब्जेक्टिविटी भी देखनी है। देखिए केपेबल, कॉम्पिटेंट तो वो है कि नहीं मैं देखूंगी, तो उसके सोर्सेस सेम रहेंगे जो मुझे 500 में मैनेजमेंट के एक्सपर्ट की कॉम्पिटेंसी देखने के लिए यूज किए थे। मतलब ऑडिटर अपना ही पुराना एक्सपीरियंस उसके साथ उठा के देखेगा, उससे बातचीत करेगा तो काफी कुछ समझ आएगा, दूसरे ऑडिटर से बात करेगा जिसने उसका काम यूज किया है। ऑल्सो उसकी क्वालिफिकेशंस, मेंबरशिप्स, रिकॉग्निशन से भी समझ में आ जाएगा बंदा कितना पानी में है। उसकी लिखी हुई किताबें, पेपर्स, ये सब हम देख सकते हैं। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज, प्रोसीजर्स एज एन ऑडिटर भी मैं उस पर लगा के देखूंगी कि पर्सन कॉम्पिटेंट, केपेबल है कि नहीं। बट गाइस, उसकी ऑब्जेक्टिविटी कब होगी? है तो वो बंदा ऑडिटर की टीम में, मेरी टीम में है, तो वो मैनेजमेंट के साथ ना मिला हुआ हो, मुझे ये चेक करना है। उसके लिए मैं एंटिटी से जाके पूछूंगी कहीं तुम्हारा इससे कोई रिश्ता पुराना तो नहीं, कोई नॉन फाइनेंशियल इंटरेस्ट, कोई बिजनेस पर्सनल रिश्ता है तो नहीं। और मैनेजमेंट के अलावा मैं खुद एक्सपर्ट से भी एक रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लूंगी जहां वो मुझे यही बातें बताएगा कि उसका इंटरेस्ट, उसका रिलेशनशिप एंटिटी और उसके बीच में कहीं है तो नहीं। इसके बाद मैं सेफगार्ड्स भी लगा दूंगी प्रॉपरली, सारे सेफगार्ड्स में इसके साथ डिस्कस कर लूंगी ताकि एक्सेप्टेबल लेवल पे आ जाए ये थ्रेट कि कहीं ये मिला हुआ तो नहीं। चलिए मान लेते हैं उसकी CCO तीनों पे टिक लग गया है, तो अब बस मुझे उसको क्या काम देना है और उसके बाद उसके किए हुए काम की एडिक्वेसी मुझे चेक करनी है। एडिक्वेसी चेक करने आएंगे अभी हम स्टेप 5 पे, उसके पहले जरा स्टेप 4 में इस पर्सन के साथ एक रिटन एंगेजमेंट लेटर साइन कर लेते हैं। जैसे जब ऑडिट के दौरान मैनेजमेंट और ऑडिटर आपस में एक रिटन एंगेजमेंट लेटर साइन करते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, वैसे ही ऑडिटर को एक्सपर्ट के साथ एक रिटन लेटर साइन कर लेना चाहिए जिसमें क्या क्या मुद्दे कवर हो जाएंगे। नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव जो वहां पे भी सेम था, फिर वहां पर हम क्या लिखते थे, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी और ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहां पे भी हम लोग ऑडिटर और ऑडिटर एक्सपर्ट की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख रहे हैं। वहां पर हम लोग लिखते थे नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्म ऑफ रिपोर्ट बाय ऑडिट। वहां पर हम लोग क्या करते थे कि ऑडिटर देगा ऑडिट रिपोर्ट और मैनेजमेंट देगा FS विद FRF। अब यहाँ पे ऑडिटर तो कुछ देता ही नहीं है ऑडिटर एक्सपर्ट को, इसके लिए FRF वाला पॉइंट तो मिसिंग है, लेकिन रिपोर्ट वाला पॉइंट अभी फिर से आ गया। एक नया पॉइंट जो यहाँ पर आता है जो 210 में नहीं था, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट्स बाय ऑडिटर एक्सपर्ट। ऑडिटर एक्सपर्ट कुछ कॉन्फिडेंशियलिटी रिक्वायरमेंट जरूर यहां पर पूरी करने वाला होगा क्योंकि उसे बातें छुपा कर रखनी है। तो ये एक एक्स्ट्रा अग्रीमेंट है जो वो लोग साइन करते हैं, बाकी तो सारे के सारे पॉइंट 210 में से कॉमन है आपके। अब कभी कभी हमें ये रिटन लेटर और ज्यादा डिटेल में करना पड़ता है, कब? जब मैटर बहुत गंभीर हो। सो कुछ फैक्टर्स डिस्कस करती हूँ, आपको खुद ब खुद फील होगा कि यहाँ पर तो जरा एक काम करना, लेटर ज्यादा ही राइटिंग के अंदर में डिटेल में ही लिखवा लेना ताकि बाद में कंफ्यूजन ही ना हो। देखिए जब मुद्दा बहुत कॉन्फिडेंशियल हो ना, तब हमें ज्यादा डिटेल में लिखना चाहिए। जब रोल्स नॉर्मल से अलग हो या एक से ज्यादा कंट्री के कानून इन्वॉल्व हो, मुद्दा बहुत कॉम्प्लेक्स हो, या मैंने कभी उसके साथ पहले काम नहीं कर रखा तो मुझे उस पर भरोसा ही नहीं है, या फिर उसकी काम का सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस, एक्सटेंट बहुत ज्यादा है ऑडिटर के ओवरऑल वर्क में, तो जरूरी है कि आप ज्यादा रिटन में ही ये सब काम कर लें। फाइनल स्टेप आ गया है जहां पे मैं उसके काम की एडिक्वेसी को चेक करूंगी, ये देखने के लिए कि क्या हम इसका काम यूज कर सकते हैं कि नहीं। एडिक्वेसी 3 पार्ट में यहां पर डिवाइडेड है।
सबसे पहले हम लोग सोर्स डेटा चेक करेंगे जो उस एक्सपर्ट ने यूज किया है। मैं चेक करूंगी उसकी ओरिजिन ढंग जगह से आई है कि नहीं, उस पे लगने वाले इंटरनल कंट्रोल्स कैसे हैं उनको टेस्ट भी कर लूंगी। ये डेटा कंप्लीट तो है ना, अंदर ही अंदर कंसिस्टेंट तो है ना, ऐसा तो नहीं कि मैच ही नहीं करता हो। तो मैं सोर्स डेटा की रिलेवेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी तीनों चीजें चेक कर लूंगी। फिर सोर्स डेटा पे ऑडिटर एक्सपर्ट लगाता है अपने खुद के मनगढ़ंत अजम्पशंस और मेथड। मुझे चेक करना है कि ये मेथड रिलेवेंट और रीजनेबल है कि नहीं, जिसके लिए मैं 4 सवाल पूछ लूंगी। मैं पूछ लूंगी कि ये मेथड ऑडिटर एक्सपर्ट की फील्ड में जनरली सब लोग यूज करते हैं ना, एफआरएफ की रिक्वायरमेंट से कंसिस्टेंट तो है ना, कहीं कोई स्पेशल मॉडल वगैरह तो यूज नहीं कर रहा है, और मैनेजमेंट ने जो मेथड असम्पशन यूज किए थे क्या उससे कंसिस्टेंट है? क्या बात करते हो, नहीं है? तो ये डिफरेंस का कारण भला क्या हुआ? अब देखिए, डेटा लिया, डेटा को चेक किया कि रिलेवेंट, कंप्लीट, एक्यूरेट है कि नहीं। मेथड लिया, मेथड रिलेवेंट, रीजनेबल है कि नहीं। अब इससे मुझे मिलेगा क्या? फाइंडिंग्स और कंक्लूजन। मुझे श्योर होना है कि जिस कंक्लूजन पर एक्सपर्ट पहुंचा है वो रिलेवेंट, रीजनेबल और कंसिस्टेंट तीनों होने चाहिए सबूतों के हिसाब से। तो उसके लिए एज एन ऑडिटर मैं खुद कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स करने मैदान में उतरूंगी, जैसे कि मैं उस एक्सपर्ट से वार्तालाप करूंगी, इंक्वायरी करूंगी, सवाल पूछूंगी, उसके पेपर्स और रिपोर्ट्स दोनों की जांच करूंगी। अब जैसे हम लोग डॉक्टर के केस में क्या करते हैं, एक के ओपिनियन को दूसरे से जरूर वेरीफाई कराते हैं, वैसे ही यहाँ पे दूसरे एक्सपर्ट से मैं इसका काम टेस्ट करवाऊंगी। इसके अलावा ऑडिटर एक्सपर्ट की रिपोर्ट मैनेजमेंट के साथ जाके डिस्कस करूंगी। ये सब करने में कुछ कोरोबोरेटिव प्रोसीजर्स भी मैं कर सकती हूँ, उसका करते हुए काम ऑब्जर्व करूं, पब्लिश्ड डेटा से मैच करूं, थर्ड पार्टी से कहीं कंफर्मेशन लूं कि उसका डेटा वेटा सही तो है ना, एनालिटिक्स लगा लूं और कुछ कैलकुलेशन जो एक्सपर्ट ने किए हैं मैं खुद ब खुद करके देखूं कि क्या ये ऑडिटर एक्सपर्ट का काम ऑडिटर के लिए एडिक्वेट है कि नहीं, ऑडिटर चेक कर रहा है। फाइनली इतना करने के बाद भी आंसर आता है जी नहीं, उसका काम तो एडिक्वेट था ही नहीं, तो ऐसे में आपको उसको बोलना पड़ेगा भाई तू और काम कर। क्या काम कर? नेचर एंड एक्सटेंट उसी के साथ नक्की करो। बट मैम अगर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो एक्सपर्ट ही ठीक नहीं है, तो मैं दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकती हूँ, ऑडिटर दूसरे ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकता है, यानी वो दूसरे एक्सपर्ट को हायर कर सकता है। उसको करने के बाद भी मैम सबूत नहीं मिल रहा है, अब फाइनली अगर सबूत नहीं मिलता है तो 705 में ओपिनियन सड़ाने के अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, किसी भी रूप में आपको ऑडिट रिपोर्ट में उस एक्सपर्ट का नाम नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि याद करिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट की ऑडिटर की अकेले की होती है, एक्सपर्ट यूज कर लेने से उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई कम नहीं हो जाती। ऑल्सो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट में तो कतई उसका नाम नहीं लेना है, लेकिन अगर मॉडिफाइड रिपोर्ट है तो मॉडिफिकेशन को और क्लियर करने के लिए मैं जरूर उसका नाम ले सकती हूं, बट आई विल हैव टू मेक श्योर कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे कम नहीं हो रही है, ऐसा मैं रिपोर्ट में इंडिकेट कर दूं। वैसे ये सारे प्रोसीजर्स मैंने आपको सिखा दिए हैं कि जब आप एक्सपर्ट का काम यूज करते हो तो आपको क्या क्या प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं। पर अब मैम ये प्रोसीजर्स ऑडिटर ज्यादा करेगा कि कम करेगा? मतलब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ दीज प्रोसीजर्स करने के लिए उसे क्या मुद्दों को ध्यान में रखना चाहिए? गाइस, उसे सोचना चाहिए कि जो काम, जो मैटर ऑडिटर एक्सपर्ट के वर्क के रिलेटेड है, वो मैटर का नेचर कैसा है और वो कितना रिस्की मैटर है, वो काम कितना इंपॉर्टेंट है। क्या हम पहले से उस ऑडिटर को जानते हैं, एक्सपर्ट को जानते हैं, ऑडिटर एक्सपर्ट को जानता है कि नहीं, और क्या हमने उस एक्सपर्ट पे अपनी खुद की फर्म का क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसी लगाया था कि नहीं लगाया था। टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक बेटर, मैं साथ के साथ बता दूंगी कि आपको कब नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ज्यादा करना चाहिए। देखिए, जैसे ही नेचर और आरएमएम ऑफ दैट मैटर इज सिग्निफिकेंट, यानी सब्जेक्टिव और कॉम्प्लेक्स जजमेंट्स भरकर है मैम, तो तुझे ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। मतलब उसका काम ज्यादा चेक कर, उसकी कॉम्पिटेंसी ज्यादा चेक कर, उसकी एडिक्वेसी ज्यादा चेक कर। सेकेंडली, अगर उसके काम की बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है, मतलब वो इंटीग्रल टू ऑडिट वाले ऑडिट प्रोसीजर्स कर रहा है, तो ज्यादा चेकिंग करो। इसके अलावा अगर ऑडिटर की नॉलेज, एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, मतलब मैंने पहले कभी उसका काम यूज नहीं किया और मुझे उसकी सीसीओ, कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी की कोई आइडिया नहीं है, ज्यादा टेस्टिंग करो। मैम, हमारी फर्म की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज यानी ऑडिटर की क्वालिटी कंट्रोल पॉलिसीज उसको नहीं लगती है, तो उसकी ज्यादा टेस्टिंग करो बेटा। मतलब ये पूरा स्टैंडर्ड और शिद्दत से और जोर से तुम्हें लगाना पड़ेगा इफ दिस इज द केस।
ये इसके साथ आपका खत्म हो जाता है ऐसे 620 और हमारा डे 43 यहां पर फिनिश होता है। हम 46 डेज का चैलेंज कर रहे थे जिसमें से डे 43 पे हमने ऐसे 620 कंप्लीट किया है। अब बच गया है 800 सीरीज ओनली। 800 सीरीज के अंदर में 3 स्टैंडर्ड है तो 3 और दिन के बाद हमारा चैलेंज खत्म हो जाएगा। ढंग से पढ़ते रहिए, अपने डाउट्स मुझे चैट बॉक्स में भेजते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।